बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लवली पीपल, वी क्लेम योर लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी ग्रोइंग हीरो या लेजेंड को लेकर आते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ तालीम की फ़ील्ड से है, एजुकेशन की फ़ील्ड से है और उनकी जो डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है वो हम उनके साथ बात करते हुए मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हें आपसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीद। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वलीद। वलीद, आप मुझे ये बताएंगे कि आप कितने अरसे से इस एजुकेशन की फ़ील्ड में? सर, इस फील्ड में तकरीबन मुझे मिनिमम देन अ डेकेड हो गया है। अबाउट इट्स 8 years। अच्छा, 8 साल हो गए। इट्स अबाउट 8 years। अच्छा, आपकी जो मैट्रिकुलेशन है, फिर आपने इंटर किया, आपकी जो स्टडीज़ हैं वो कहाँ से हुई हैं? कराची में ही हुई हैं? जी बिल्कुल सर, मैं कराची में ही मदरसा इस्लामिया स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था। अच्छा। फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, ये मज़ार कायद के बराबर में है। अच्छा। यहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया और अच्छा। फिर उसके बाद जो है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो आपका इंटरमीडिएट जो था, इट वाज इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप? इट्स इन ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स ग्रुप में था। अच्छा, तो आपने उसके बाद अपने जहन में क्या सोच बनाई हुई थी कि आपने किस फील्ड को मुंतखब करना है? क्योंकि आम तौर पर पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप जो है साइंस ग्रुप लें और कोई डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या पायलट बने। तो आपके जहन में ऐसी क्या चीज़ थी? कोई पेरेंट्स की तरफ से कोई सजेशन वगैरह या कोई एडवाइस थी? बिल्कुल सर, पेरेंट्स के हवाले से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया गया था मेरे फ़ादर की जानिब से। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जो काउंसलिंग उन्होंने मेरी की बेसिकली, तो इस फील्ड में जब मैं आया तो आप ये समझ लें कि फ़ील्ड जो है मेरा अपना इंतखाब करदा भी था और मेरे वालिद साहब ने भी मुझे मोटिवेट किया था इस हवाले से। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हम आहंगी पाई जाती है। तो कभी मैं अब तक ये खुद समझ नहीं पाया कि मैं फ़ील्ड में लाया गया हूँ या खुद आ गया हूँ। अच्छा, हम आए नहीं, हम लाए गए, ऐसी सोच थी। बिल्कुल सर। और नाज़रीन, आपको बहुत खुशी होगी ये सुनकर कि वलीद के जो वालिद साहब हैं, सईद बारगज़ई साहब, वो माशाल्लाह से डिस्ट्रिक्ट साउथ का एक जाना पहचाना नाम है एजुकेशन के मामले में। उनकी बहुत सर्विसेज हैं, इंशाल्लाह उसको भी मज़ीद हम डिस्कस करेंगे और कभी मौका मिला तो उनको भी इंटरव्यू करेंगे क्योंकि वो हमारे लेजेंड्स में से हैं। वलीद, आप मुझे ये बताएंगे कि आपने जब अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया तो आपने उसके बाद फिर स्कूल ज्वाइन किया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए प्रिंसिपल, या उससे पहले ही आपने स्टार्ट ले लिया था? सर बेसिकली when I was a student of intermediate, then I started to assist my father. Okay. तो मैं अपने फादर को असिस्ट करना मैंने स्टार्ट किया। It was before my graduation. तो so your father was the principal at that time? Yeah, he was the administrator at that time. Okay. तो मैं उन्हें असिस्टेंट मैंने उन्हें स्टार्ट किया और उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जब ग्रेजुएशन में था, ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने मतलब उनको असिस्टेंट स्टार्ट किया और फिर उसके बाद आज भी मैं उनको असिस्ट करता हूँ यहाँ एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। और उसके अलावा भी जिम्मेदारियाँ हैं एज ए स्कूल प्रिंसिपल की। तो आपका किस नाम से स्कूल? हैप्पी किड्स इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल नाम है। हैप्पी किड्स इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल। सो इज़ इट फ्रॉम क्लास प्री प्राइमरी और सिर्फ आपका सेकेंडरी स्कूल ही है? नहीं, इट्स फ्रॉम प्री प्राइमरी टिल सेकेंडरी क्लासेस, फ्रॉम मॉन्टेसरी टू 10th क्लास मैट्रिकुलेशन। सो इज़ इट कैंपस और ब्रांच? एक्चुअली हमारे दो ब्रांचेस हैं। एक हमारा प्री प्राइमरी कैंपस अलग है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ प्री प्राइमरी की क्लासेस होती हैं, मॉन्टेसरी, नर्सरी। इस ब्रांच में हमारे पास यहाँ सेकेंडरी ब्रांच में 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें डू यू थिंक कि प्राइवेट स्कूल्स में जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, उसको फॉलो किया जा रहा होता है? बिल्कुल सर, अगर आप ये देखें कि मुख्तलिफ़ लोकेलिटीज़ के अंदर हमारा शहर डिवाइडेड है,
तो हर इलाके के हिसाब से ही वहाँ के लोग, वहाँ के टीचर्स अपनी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में होते हैं या अपने अचीव्ड वे के अंदर होते हैं। तो हर कोई अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर रहा होता है, जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक भी चल रहे होते हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो उस पॉलिसी को मीट कर सकें, उस स्टैंडर्ड को मीट कर सकें। तो आप इसमें अपना कितना शमूलियत समझते हैं कि आपके अपने स्कूल की कितनी इसमें शमूलियत है जो आप इन पॉलिसीज़ को या इनको इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं? आप एज एन इंडिविजुअल क्या सोचते हैं कि आपका इसमें कितना अमल दखल शामिल है इसको मोटिवेट करने में लोगों को और अवेयरनेस देने में कि वो इन पॉलिसी के तहत आपके कामों को फॉलो करते हुए जो है अपने बच्चों को तालीम दें? सर बेसिकली हमारे स्कूल का जो निज़ाम है उसमें हम जब बच्चों को आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे उनसर बच्चों के साथ जो है शेयर कर रहे होते हैं। बच्चों के साथ बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग भी शामिल है, उसमें करियर काउंसलिंग भी शामिल है और ये तमाम चीज़ें जो है हमारे एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा होती हैं। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों को वो मयारी तालीम दें जो उन बच्चों की 21st सेंचुरी की इस वक्त ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे आपने अभी दो चीज़ों की बात की ना, करियर काउंसलिंग की और इनकी, आपके डिसीजन मेकर्स कैसे हैं आपके बच्चे जो यहाँ से पास आउट करते हैं? हाउ डू यू लाइक मेजर देम कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ पर काफ़ी उसको आपने फ्लरिश किया है? वेल इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट इस वक्त आप ये समझ लें जो ओहदों पर फाइज हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास हम ऐसे देखते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस वक्त डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अलावा डिफरेंट मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो इससे हमें देख कर एक दिली तस्कीन मिलती है कि हमारे बच्चे वो मुख्तलिफ़ जगहों में हैं। अगर आप देखें कि कहीं भी जॉब पर आज अगर कोई मिसाल के तौर पर किसी और इलाके से होता है तो वहाँ लियारी के भी बच्चे होते हैं। तो यही प्राइवेटली मैनेज्ड स्कूल होते हैं या दूसरे स्कूल्स होते हैं जहाँ से बच्चे ये जाते हैं और अपने पास आउट होने के बाद वहाँ अपना लोहा मनवा रहे होते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है इस सिलसिले में जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो एक ऐसे मकाम तक जा पहुँचे हैं जहाँ उनको देखते हुए उनके माँ बाप का फ़ख्र से सर ऊँचा हो जाता है। और टीचर्स का तो होता ही एग्जैक्टली। अच्छा वलीद, आप मुझे ये बताएंगे कि जब हम बात करते हैं बच्चों के करियर की और बच्चों के आगे बढ़ने की, तो आपने जब स्टार्ट लिया था आपने पढ़ाई की और पढ़ाई का आपका दौर कुछ और था, फिर आज के जो बच्चे हैं उनका दौर कुछ और है। मतलब 10-12 साल का 15 साल का फ़र्क आ जाता है आपकी प्री प्राइमरी में और इन बच्चों की प्री प्राइमरी में। तो आपके उस वक्त क्या इंटरेस्ट थे और अभी क्या इंटरेस्ट है? मतलब आप कैसे बच्चे थे? आप शरारतें करने वाले बच्चे थे या बचपन आपका कैसा गुजरा है? सर वैसे तो मुझे अपना बचपन इतना ख़ास याद नहीं है, लेकिन अच्छा। जिन्होंने भी मुझे बचपन में देखा है वो मुझे यही कहते हैं कि वलीद तुम बड़े शरारती थे। अच्छा, क्या कौन सी ऐसी शरारत है जो आपको याद है कि मेरी ये बेस्ट शरारत रही है, ऐसी शरारत कोई कर ही नहीं सका? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है कि बच्चे जो होते हैं वो आपको पता है हर किस्म के शरारत कर रहे होते हैं। बचपन की है ना, बचपन में शरारत ना की जाए तो बचपन ही नहीं कहलाता वो। अच्छा, कम्युनिटी में भी आप काम करते हैं, लाइक आप जॉब से हट के, प्रोफेशन से हट के कम्युनिटी सर्विस आप क्या फ़ील करते हैं कि कितनी ज़रूरी होती है लाइफ में? सर बेसिकली कम्युनिटी सर्विसेज अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की, क्योंकि इसी से ही लोगों की हेल्प होती है। अगर हम आज देखें कि वो लोग जो चैरिटी करते हैं, अगर वो किसी को भी मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि उनको फ़र्स्ट प्रेफरेंस अपने किसी पड़ोसी या अपने रिश्तेदार को देना चाहिए और उसके बाद हर वो शख्स
जो चैरिटी उनका ऑर्गेनाइजेशन अगर रजिस्टर्ड है तो वो उसकी तरफ जाए। नहीं तो इसमें प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके अमाउंट का मिसयूज़ कर लेते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी अच्छा, है। इसमें ज़्यादातर तो ऐसे होते हैं जो उसके कर ही रहे होते हैं काम वेलफेयर का। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम ऐसी हैं जो डॉक्यूमेंट्स में शो हो रही होती हैं लेकिन दरअसल ग्राउंड पे नहीं होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो काली भेड़ है, उनको आप सोचते हैं कि उनको हटना चाहिए हाँ, बीच और में इस तरह से बहुत सारे कम्युनिटी सर्विसेज तो नहीं किए मैंने, लेकिन ये कि असल में प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इतने बिज़ी हो जाते हैं कि मॉर्निंग 9 to 5 आप ये समझ लें ऑफिस की जॉब होते हैं, और उसके बाद कुछ मेरी एसोसिएशन की भी जिम्मेदारियां हैं। एक एसोसिएशन है हमारी सैयद खालिद शाह साहब की जो है फाउंडिंग में क्रिएट की गई थी, वो ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के नाम से है। तो वहाँ पर जो है मैं वॉलंटरली काम तो करता हूँ। वहाँ पर आप ये समझ लें कि मैं सेक्रेटरी यूथ के हिसाब से इस वक्त काम कर रहा हूँ। इससे पहले कोऑर्डिनेटर लियारी में था। तो मेरी अपनी तो वॉलंटरीली सर्विसेज हैं अपने एसोसिएशन के लिए। बेसिकली एसोसिएशन का काम होता है प्राइवेटली मैनेज्ड स्कूल्स को शेल्टर प्रोवाइड करना इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, या और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करना या बच्चों को नरिश करना कि बच्चे जो है आगे चलकर एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें कि बच्चे किसी भी मुल्क में जाएं तो वहाँ के स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट कर सकें। राइट, एक हेल्दी कंपटीशन उनका हो सके उनके साथ। नाजरीन, सैयद खालिद शाह साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन की फ़ील्ड का। हमें बड़ा दुख होता है जब उनकी बात करते हैं कि वो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी जो सर्विसेज हैं वो इतनी हैं कि हर ज़बान पर एजुकेशन की फ़ील्ड में उनका नाम होता है। अच्छा वलीद, सैयद खालिद शाह साहब जो हैं, शाह साहब जो उनकी लेगेसी को भी लेकर कोई चल रहा है, तो लाजमी बात है क्योंकि वो एक एसोसिएशन थी और उनके इंतकाल के बाद एसोसिएशन को भी मज़ीद चलना था, तो कौन इसको इस वक्त लेकर चल रहा है? सर, गुज़िश्ता से पैवस्ता साल सैयद खालिद शाह साहब इस दुनिया से रुखसत कर गए जी। अब उनके जाने का जो हमें दुख होता है, शायद ही किसी भी एक कम्युनिटी को, जैसे मैं अपने प्राइवेट स्कूल्स के को एक कम्युनिटी कहता हूँ, शायद ही किसी कम्युनिटी को अपने इस तरह से एक सरबराह के जाने का सदमा होता है। बस हम ये कहते हैं कि शाह साहब की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके बेटे सैयद तारिक शाह साहब बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस मौके को उन्होंने जब उनको दिया गया ये मौका, ये मनसब जब उन्हें दिया गया तो उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी से इन कामों को सरअंजाम दिया, और आज वो हमारे कम्युनिटी में, प्राइवेट स्कूल्स के कम्युनिटी में एक बहुत ज़िम्मेदार किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे चेयरमैन वही है। जैसे अभी वलीद ने जिक्र किया सैयद तारिक शाह का कि जिस तरह से वो अपने फादर की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, तो अब हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम जो वर्किंग वो एज एन एसोसिएशन कर रहे हैं वो उसको हम भी एक बहुत अच्छे तरीके से लेकर आगे चलें। अच्छा वलीद, आप मुझे ये बताएंगे कि आप एंटरटेनमेंट वगैरह की तरफ आपका ध्यान है, कोई जहन उसकी तरफ होता है, या बोरिंग से हैं आप बस? सर, मैं अगर अपनी बात करूं तो बचपन में मैं एजुकेशन की तरफ इतना ज़्यादा आप ये समझ लें माइल नहीं था ना। अच्छा। तो एंटरटेनमेंट मेरी ज़्यादा अच्छा। आप ये समझ लें हॉबी हुआ करती थी। अच्छा। तो बचपना एंटरटेनमेंट में गुजरा है। अच्छा। लेकिन अब जब से प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं तो आप ये समझ लें कि वक्त ही नहीं मिलता एंटरटेनमेंट का। वरना लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो अब बुढ़ापा तो अभी आया नहीं है, आप जवान हैं माशाल्लाह से। एंटरटेनमेंट क्या चीज़, किस चीज़ की एंटरटेनमेंट ज़्यादा करते हैं? सर बेसिकली आप ये समझ लें कि जिस वक्त हमारे ऐसे दौर जब हमारे पास वक्त हुआ करता था, ऐसा वो दौर, तो उसमें मुख्तलिफ पीटीवी के ड्रामास भी देखते थे, वो भी एक हमारी हॉबी हुआ करती थी। अच्छा। बड़े ड्रामे देखे हैं, तो
उसमें भी आप ये समझ लें एक अच्छी खासी वक्त हमने गुजारी है और बहुत कुछ सीखा भी है। हमने एंटरटेनमेंट को न सिर्फ एंटरटेनमेंट को तफरीह की हद तक रखा है, बल्कि इसके बहुत कुछ सीखा भी है। और मुख्तलिफ़ फ़िल्म्स के ज़रिए, ड्रामास के ज़रिए आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, उनमें बड़े ज़बरदस्त लेसन्स भी होते हैं। ग्रेट। ना तो वो ख़ास तौर पर वो लोग जो किताबों के अंदर अपने आप को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, तो उनके लिए फ़िल्म्स, मूवीज़ और ड्रामास ये बड़े ऐसे चीज़ें हैं जिनसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपको कौन कौन से ड्रामे, कोई है आपके जहन में जो आपका फेवरेट ड्रामा रहा हो, कोई जिसे आप लाइक करते हो? सर बहुत सारे ड्रामास देख चुके हैं। मेरे ख़्याल से जिस वक्त हम ड्रामा देखते थे पीटीवी में, पसे आईना ड्रामा। मतलब आप कहते हैं जिस वक्त क्या आप आसारी कदीमा में पाए गए? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सर इतने अब बिज़ी हो गए हैं कि मैंने कहा कि किसी खुदाई में आप दरियाफ्त हुए। अब सर असल में प्रोफेशनल लाइफ में इतने हम बिज़ी हो गए हैं कि अब तो वक्त ही नहीं मिलता। पिछले आप ये समझ लें 10 सालों से शायद मैंने टीवी न्यूज़ के अलावा वो 5-10 मिनट के अलावा कोई भी कभी देखी भी नहीं होगी। तो नाजरीन, किसी को अगर इनका टीवी चाहिए तो बता दें, वो टीवी हम उन्हें दिलवा देते हैं, क्योंकि 10 साल से ये तो नहीं देख रहे, तो मज़ीद आगे 10 साल भी नहीं देखेंगे फिर। नहीं सर, मेरे घर में और हैं टीवी देखने अच्छा, वाले। हाँ फिर तो चलें, ये तो नाउम्मीदी सी हो गई बस। तो पसे आईना का आपने हाँ सर, जिक्र। पसे आईना ड्रामा एक हुआ करता था जिसमें रुबीना अशरफ साहिबा आती थी, बड़ी एक अच्छी खातून थी, अभी भी हैं माशाल्लाह से। और उसके अलावा बहुत सारे ड्रामाज थे पीटीवी के उस वक्त में, दश्त, धुआं, तन्हाइयाँ, इस तरह के ड्रामाज बहुत सारे देखे हैं। दश्त की क्या चीज़ थी जो अच्छी लगती थी आपको? सर इस वक्त तो मुझे आप ये समझ लें कि याद अगर मैं करने की कोशिश करूं तो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक हिसाब से अपने माइंड को ज़ोर देना पड़ेगा। मुझे असल में ड्रामा का नाम तो याद है, लेकिन आप ये समझ लें कि मुझे उसके कंटेंट्स इस वक्त शायद याद नहीं वो भी हैं। अतीका उर्दू और नुमान एजाज थे ना जी, जिसमें, हाँ वो मेरे ख्याल से बलोच पीटीवी बोलान में वो मेरे ख्याल से नशर हुआ करती थी। वो एसटीएन पे आता था, एसटीएन पे एनटीएम या एसटीएन जो था, जो दूसरा चैनल था उस पे वो आता था। एंड इट वाज अबाउट द कल्चर ऑफ दैट बालाज। उसमें एक नुमान एजाज जो था उसका किरदार किया था। इट वाज वन ऑफ वंडरफुल ड्रामास। सबिया खानम भी थी उसमें, जो हमारी फिल्मी एक्ट्रेस हैं पुरानी, वो भी थी इसमें। अच्छा, तो आपके जो फेवरेट एक्टर रहे हैं वो कौन रहे मेल्स में, ड्रामा या मूवी के? या हैं, रहे हैं भी और हैं भी? सर कैसर खान निज़ामानी साहब बड़े अच्छे एक एक्टर हैं। शब्बीर जान साहब बड़े अच्छे एक्टर हैं। ठीक है, मैं समझ नहीं पाता दोनों में से कौन मेरा ज़्यादा फेवरेट। मतलब दोनों ही फेवरेट हैं? मोस्ट मैं नहीं कह सकता, दोनों ही फेवरेट हैं। और कैसर खान निज़ामानी तो पॉलिटिक्स में भी आए हुए हैं माशाल्लाह से, और माशाल्लाह से पॉलिटिक्स में भी एक अच्छा बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, फीमेल्स में आपने एक तो रुबीना अशरफ कहा, इनके अलावा कोई और आपको? कैसर खान निज़ामानी साहब की जो वाइफ हैं फ़ज़ीला काजी, वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। ठीक है, शायद फ़ज़ीला काजी या रुबीना अशरफ ही आप मेरा। अच्छा, दोनों हैं, दोनों ही फेवरेट। और फिल्म्स में, फिल्म्स देखते थे आप? बहुत कम देखते थे हम। टीवी पे देखते थे या सिनेमा जाके देखते थे? नहीं सर, सिनेमा तो आजकल आप ये समझ लें जो रुझान है, यंगस्टर्स जाते हैं, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा रुझान नहीं हुआ करता था सिनेमाज़ में जाने का, लेकिन फिर भी लोग जाया करते थे। लेकिन हम उर्दू फीचर फिल्म देखते होंगे ना टीवी पर जो आती थी, लेकिन फिल्में इतनी ज़्यादा नहीं देखी हैं शौक से। तो कोई एक्टर वगैरह फिल्म का कोई ऐसा था जो आपका एक आइडियल कहते थे ना, हीरो होते थे कि ये हीरो मुझे बहुत पसंद है, ये हीरोइन बहुत पसंद है? एक्टिंग से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि सुनने में ऐसा आया है कि शान साहब बड़े अच्छे किरदार निभाते थे। नहीं, अभी भी हैं, लेकिन मैं मुझे मेरे ख्याल से कभी याद नहीं है कि मैंने उनकी कोई फिल्म देखी हो। अच्छा। लेकिन ऐसा सुना है कि बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। नहीं, आप देखें, शान, हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, आप देखें उन्हें। और शान का बहुत अच्छा किरदार रहा है हर मूवी में, मतलब वो हर एक किरदार में ढल के एक्टिंग करते हैं माशाल्लाह से। वो नीलो साहिबा के साहबजादे हैं, रियाज शाहिद और नीलो बहुत बड़े नाम हैं।
फिल्म इंडस्ट्री के। अच्छा, सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं? नहीं सर, सॉन्ग्स नहीं सुनते? कभी कभार आप ये समझ लें कव्वाली सुन लेते हैं। अच्छा, कव्वाली सुन लेते हैं। किसकी सुनते हैं कव्वाली सबसे ज़्यादा? किसी की भी मिल जाए। किसी की भी मिल जाए। मसलन अगर आपके सामने कुछ कव्वाल रखे जाएं, अज़ीज़ मियाँ कव्वाल, फ़रीद साबरी, अमजद साबरी, मकबूल साबरी, या फिर वो जो आजकल के जो कव्वाल हैं जो बाकायदा ग्रुप बने हुए होते हैं, तो इसमें आप किसको फेवरेट कहेंगे कि आपके फेवरेट कौन है? आबिदा परवीन साहिबा। अच्छा, आबिदा परवीन साहिबा, वो काफ़ी वगैरह काफ़ी पढ़ती हैं, वो सूफ़ी कलाम। अच्छा, वो आपको ज़्यादा पसंद है। उनका कौन सा ऐसा कलाम है जो आप बहुत गौर से सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है? उनका हर कलाम सुनते हैं। कोई एक आध ऐसा नहीं जिसको बेस्ट कहें आप? नहीं, हर कलाम उनका मेरे नज़दीक मुझे बेस्ट लगता है। अच्छा, कोई अच्छा जो कलाम सुनता है, जो सॉन्ग्स को सुनते हैं वो गाते भी अच्छा हैं, तो कोई ऐसा कलाम सर है मेरी जो कमज़ोरी है गाना? हाँ, कि आप ये समझ लें ये मेरी इतनी बड़ी कमज़ोरी है कि मुझसे कभी गाया ही नहीं जाता। मैं अच्छा। बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लोग कहते हैं कि वलीद यार तुम तो गाया आज मत भी करो। वो कोशिश थोड़ी सी करके नहीं सर, बता वो देना। बाकायदा लोग मुझे कहते हैं वलीद तुम गाया मत करो। मुझे बाकायदा लोगों ने मना किया है। वो लोग जो मेरे विसिनिटी में होते हैं मुझे बाकायदा मना करते हैं, वलीद तुम गाया मत करो। अच्छा, वो लोग होंगे जो कदर नहीं करते ना आर्ट की। हम कदर करने वाले लोग हैं। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा सुनाएं हम कोई अच्छा कलाम। की बात को तो कभी रद्द नहीं किया मैंने, तो कवाली तो मैं नहीं सुना सकता। ठीक है, आप एक दो लाइनें सुना दें। कुछ और मतलब आपके सामने कोई रीजनल में भी सुना सकते हैं आप तो। है राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। थैंक यू सर। अब ये नाजरीन फैसला करेंगे कि आया वो लोग सही कहते थे या मैं सही कहता था। मैं तो ये कहता हूँ कि वो लोग सही कहते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से गाया। उनकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि कोशिश बहुत अच्छी थी। कलाम ही इतना अच्छा था कि उसने आप में भी चार चांद लगा दिए। अच्छा, वलीद, खाने का शौक़ है आपकी? सेहत को देख के तो लगता है आप बहुत खाते होंगे। सर वैसे तो आपकी नज़रें माशाल्लाह से तेज़ हैं। मैं नहीं समझ पा रहा आप यहाँ धोखा कैसे खा गए। अच्छा। आप भी मेरे ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ना, एजुकेशन वाले ग्रुप से, तभी खा गया धोखा। नहीं सर, वो एक टर्म आजकल यूज़ होता है ना, फूडी। हाँ, तो इतना कोई ज़्यादा मैं फूडी नहीं हूँ। बस वो ट्रेडिशनल फूड्स जो घरों में, फूडी का DIE हटा के फू तक है बस। तो वो ट्रेडिशनल जो पकवान हैं घर में अवेलेबल मिल जाते हैं वो खा लेते हैं। क्या चीज़ शौक़ से खाते हैं घर में? मतलब मीट है या सब्ज़ी है या दालों में से क्या चीज़ खाते हैं? किस चीज़ का शौक़ ज़्यादा है? आप ये समझ लें कि मैं ये इसमें प्रेफर नहीं करता। जो कुछ मिल जाए मैं खा लेता हूँ। अच्छी चीज़ हो खाने की, सही बना हुआ, कच्चा ना हो बस। हाँ सही। अच्छा, तो कच्चा मैं खा लेता हूँ। सैलेड खा लेता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त खा लेता हूँ। अच्छा, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है। सैलेड में आपको मतलब आहू में आमतौर पर क्या चीज़ आपको जो है वो कचूमर में लोग होते हैं कुछ टमाटर ज़्यादा पसंद करते हैं। सर वो जो रशियन सैलेड की रेसिपी होती है मुझे बड़ी ज़बरदस्त पसंद है। उसमें मुझे एक बॉइल्ड एग समझ में नहीं आता। उसको मैं निकाल कर बाकी चीज़ें खा लेता हूँ। अच्छा, आपने आधा लफ्ज़ इंग्लिश का इस्तेमाल किया और आधा बलूची का इस्तेमाल किया। बॉइल्ड एग नहीं, बॉइल्ड एग सर ये दोनों अल्फाज अंग्रेजी के नहीं हैं। मेरे जहन में ये था कि बॉइल्ड एग इज़, आई थिंक इट्स बलूची इज़ आल्सो एग। इंग्लिश में एग कहते हैं, इस तरह से बलोची में एग कहते हैं हम। एग। अच्छा, वो जो उर्दू में वन को एक कहा जाता है, उस तरह से एग कहते हैं। एग कहते हैं, राइट। नाजरीन, वलीद का ताल्लुक़ जो है वो हमारी पाकिस्तान की एक बेहतरीन, एक खूबसूरत कम्युनिटी है बलोची इज़ अ लैंग्वेज एक्चुअली। बलोच कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है और उसमें बारकज़ई ट्राइब से आपका ताल्लुक़ है ना। तो आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं वलीद, बलोची के अलावा? सर मैं बलोची बोल लेता हूँ, मैं उर्दू बोल लेता हूँ,
इंग्लिश की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है। सिंधी में कोशिश करते करते कभी कभार नाकाम रह जाता हूँ। सही। इसी तरह टांग से तोड़ देते हैं उसकी। हाँ, इसी तरह से थोड़ा सा पर्शियन भी आप ये समझ लें कि टांग तोड़ देता हूँ। अच्छा, ग्रेट। टांग तोड़ते हैं उसकी भी? हाँ, कोशिश मतलब, करते हैं? कोशिश करते करते पर्शियन में भी नाकाम रह जाता हूँ। अच्छा। लेकिन कोशिश कर लेता हूँ। कम्युनिकेट हो जाता है जो आप कहना हाँ, चाह रहे होते हाँ। हैं। चलें आपको टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ना। कर लें। شما کجا زندگی میکنید؟ ज़िंदगी मन दरअसल इंजो पाकिस्तान में गुजारी। خوبه؟ ज़िंदगी माने ची यानी शुमा زندگی مان زندگی شما کامل زندگی کامل زندگی کجا کامل زندگی میکنید؟ در کراچی کراچی شهر پاکستان کراچی. میگذارم. خوب خوب. و در نوشابه یا در خوردن چی چیزی رو دوست می‌دارید؟ الان ما نوشابه دوست نداریم. نوشابه من فکر کنم پیپسی یا کوک اندازه 3 ماه بیش من ترک کردم. خوب. چرا؟ برای صحت خوب نیست. برای صحت خوب نیست. خوب. و در خوردن؟ در خوردن هر چی که همه چیزی دستیاب است اینجا در خانه ما. شیرینی یا فلفلی؟ فلفلی زیاد؟ آره. خوبه. خوبه. آزمایش کامل شد. بسیار عالی. تشکر. متشکرم. ممنونم. بسیار ممنونم. همه مردم ایران و افغانستان را هم ما اینجا دوست داریم. خواهش میکنم و امیدوارم که شما هم انترویو آقای ولید ببینید. خوبه؟ تشکر. वलीद वापस से आते हैं अपने ट्रैक पर, जो उर्दू का ट्रैक था उस पर. आप के जो कलर्स हैं, कौन से कलर्स को आप लाइक करते हैं? फेवरेट कलर कौन सा है आपका? आई लव ब्लू. यू लव ब्लू. अच्छा, ब्लू के बहुत सारे शेड्स होते हैं, कौन सा शेड? आप कह सकते हैं लाइक एवरी ब्लू विच इज़ सिमिलर टू नेवी ब्लू. उसमें बहुत सारे डार्क की तरफ जाते हैं, डार्क शेड्स की तरफ. एग्जैक्टली. वेयरिंग में भी वही अच्छा लगता है, पहनने में भी वही कलर अच्छा लगता है? मोस्टली. राइट. आई प्रीफर ब्लू. ब्लू. अब घूमने फिरने की आदत है, शौक है घूमने फिरने का? जब मौका मिल जाता है तो निकल जाते हैं, लेकिन सर आजकल तो मौका ही नहीं मिलता. आजकल मौका, अब बस वही है ना कि सबसे बड़ा है पैसा भी. जब पैसा नहीं होता तो इंसान को कोशिश होती है कि जिस तरह के हालात जो माशरे के सोसाइटी के चल रहे हैं उसको जहन में रखते हुए हम हर चीज़ कैलकुलेट करना पड़ती है. बहुत सारा हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर कितना हम बजट यूज़ करके उसको उस पर अप्लाई करें. तो ये आपने बिल्कुल सच कहा कि हमें उसमें बड़ा देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा. वलीद, आप मुझे ये बता दें कि जब आप ये बात करते हैं कि जब आपने कम्युनिटी सर्विस पूरी कर ली, आपने प्रोफेशन अपना जो है वो उसको माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं. एक बहुत अच्छा नाम आपके स्कूल का भी है और आपका भी एक अच्छा नाम है. थैंक यू. तो उसको जहन में रखते हुए आपका अब क्या ऑब्जेक्टिव आगे आपको नज़र आता है? क्योंकि ये तो ऐसी वर्किंग है, ये ऑन गोइंग है, ये तो ना ख़त्म होने वाली है इंशाल्लाह. तो आपका कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आप कहते हैं कि ये अगर हो गया तो मैंने उसको बेंचमार्क बना लिया, अब इसको देखते हुए मैं सारे माइलस्टोन्स जो है वो अबूर करता रहूँगा? कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव? सर इसमें ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स या टारगेट्स मुख्तलिफ हमारे जो काम के अंदर आने वाले कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको देखते हुए तय कर सकते हैं. लेकिन बेसिकली मुझे वहाँ खुशी होती है जब हम अपने एक स्टूडेंट को देखते हैं कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुँचा है जहाँ हमने उस बच्चे की तरबियत की हो, तो वहाँ खुशी होती है और फिर मज़ीद अच्छा काम करने को दिल करता है. ठीक, ग्रेट है. तो अल्टीमेटली हम यही कह सकते हैं कि आपका जो वो ऑब्जेक्टिव है वो भी एजुकेशन से ही रिलेट करता है, क्योंकि आपका फील्ड थ्रू आउट यही रहा है. क्योंकि
हम अब एंड की तरफ रवां दवा हैं। हम ये चाहेंगे कि एज एन एजुकेशनिस्ट आप हमारी कम्युनिटी को, हमारे यूथ को अगर कोई मैसेज देना चाहें, एक मुख्तसर सा मैसेज जो कि उनको लाइफ में अपनी स्किल्स को देखते हुए अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए सहूलत पहुंचाएं, तो कोई ऐसा कोई मैसेज हो जो आप शेयर करना चाहें? सर बेसिकली यूथ हमारा सरमाया है ना, तो यूथ के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि अपने आप को पहचानें। हर वो चीज़ जो पॉजिटिव है, जो आपके अंदर मौजूद है, उसे निखारने से पहले समझने की ज़रूरत है। आप समझिए, और ऐसे अशख़ास जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, टीचर के किरदार निभा रहे हैं, आपके पेरेंट्स के किरदार में हैं मौजूद आपके पास, आपके सिबलिंग्स में आपके एल्डर्स हैं, या आपके नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी शख्स जो बहुत पॉजिटिव है आपके साथ और आप ये समझते हैं कि वो आपके गाइडेंस हैं, तो आप उनसे गाइड लें। और मज़ीद ये कि आप अपने आप को पहचानने के बाद अपने स्किल्स को पॉलिश कीजिएगा। और आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर आप कोशिश ये कीजिए कि अपने आप को बड़ा स्किलफुल रखें। थैंक यू सो मच वलीद, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अगर हमारे नाजरीन को कोई क्वेरी हुई एजुकेशन के हवाले से या एसोसिएशन के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता करेंगे हमारे चैनल के ज़रिए। और हमें उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह उन्हें ना उम्मीद नहीं करेंगे। जिस तरह से आप सपोर्ट करते रहें, आप इसी तरह से सपोर्ट जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने यकीनन वलीद बारकज़ई के इंटरव्यू को बहुत इन्जॉय किया होगा। उन्होंने आपको इसमें एक सॉन्ग भी सुनाया जो हमें वाकई बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वो सॉन्ग कैसा लगा। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें उन्होंने शेयर की उसे भी हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद हमारे लिए वो हो सकती हैं। एज़ ए यूथ हमारी जो नाज़रीन हमें देख रही है, उनके लिए नेशनली भी और इंटरनेशनली भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। हमारे चैनल का नाम याद रखिए, लवली पीपल रिक्लेम योर लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट। लवली पीपल रिक्लेम योर लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट। अगर चैनल का नाम आप याद रख लेंगे तो आप इस चैनल पे आए हुए हर इंटरव्यू को लाइक भी करेंगे। जब आप उसे लाइक करेंगे तो उसका आपको शेयर करना भी फ़र्ज़ बन जाता है। वजह यह है कि जो चीज़ आपको पसंद है आप उसे दूसरों से भी शेयर करें ताकि वो फ़ायदे की चीज़ उन तक भी पहुँचे। और जब चीज़ शेयर हो जाए तो उसको अपने पास सेफ़ रखने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल इंशाअल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए ज़फ़र इकबाल को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।